नमस्कार दोस्तों, सभी को सत श्री अकाल, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हाजिर है हम आपके सामने एक नई क्लास के साथ। आज हो गई है आपकी तारीख 24 फरवरी। 24 फरवरी है दोस्तों, 10वीं की परीक्षा वालों के लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और अब हमारी परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक है। चार जो बड़े टॉपिक थे वो आपके समाप्त हो चुके हैं। अब हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका उपसर्ग। उपसर्ग से निश्चित रूप से एक प्रश्न आना है दोस्तों। 1 नंबर का प्रश्न आना है, डेफिनेशन का आ सकता है, उदाहरणों का आ सकता है, वर्गीकरण का पूछा जा सकता है कि उपसर्गों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है या उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो अपन बिना समय गवाए, बिना समय जाया करें, अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे हम यहाँ पर कि उपसर्ग होते क्या है। उपसर्ग जो होते हैं उनका व्याकरण में महत्व क्या है, काम क्या है। उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के से पहले भी लिख सकते हो आप, जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं तथा उसके अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक उदाहरण को आप समझ सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से। जैसे मैंने यहाँ प्र शब्द उपसर्ग को हार शब्द में जोड़ा था, ये आपका मूल शब्द है और ये आपका उपसर्ग है, और दोनों को जोड़ने पर शब्द बनता है आपका प्रहार, जिसका अर्थ होता है चोट करना। यदि हम बात करें उपसर्ग के भेदों की, तो उपसर्ग के भेद होते हैं दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं 3 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुख्य रूप से उपसर्ग के भेद 3 ही होते हैं, लेकिन एक और भेद होता है जिससे भी हम उपसर्ग के अंतर्गत ही गिनते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 आपके संस्कृत के उपसर्ग हो जाएंगे, संस्कृत के उपसर्ग, और दूसरा हो जाएगा आपका हिंदी के उपसर्ग, तीसरा हो जाएगा आपका विदेशी भाषा के उपसर्ग, विदेशी भाषा के उपसर्ग, जिसके अंतर्गत आपके 2 आते हैं, अरबी फारसी के और अंग्रेजी के। ये 2 तरह के उपसर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। और चौथे नंबर पे जो आते हैं वो उपसर्ग नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो प्रयोग किया जाता है वो उपसर्गों की तरह ही किया जाता है, इसलिए इन्हें भी उपसर्गों में ही काउंट करते हैं। ये अव्यय होते हैं, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त अव्यय होते हैं, उपसर्ग नहीं होते हैं, फिर भी इनका प्रयोग किया जाता है उपसर्गों की तरह, इसलिए इनको भी काउंट कहाँ पर करते हैं, उपसर्ग के अंदर ही करते हैं। यहाँ तक दोस्तों आई थिंक किसी को समस्या नहीं होगी। अभी तक कोई प्रश्न अपन ने नहीं पढ़ा है। 2 प्रश्न सिंपल से पढ़े कि उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। तो उपसर्ग के भेद आपको 4 बताने, उपसर्गों का वर्गीकरण किया जाए तो भी 4 प्रकार के बताने, और इस तरह से आपके ये विदेशी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं उसके अंदर 2 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, अरबी फारसी और अंग्रेजी के। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं हम। चलो, उपसर्ग सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं किसके, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। दोस्तों मैं यहाँ पर एक इस तरह की छोटी टेबल बना लेता हूँ, मैं इसको मिटा दूं, दोबारा खींच दूं।
ये लो जी, इसमें हो जाएगी आपकी क्रम संख्या, इसमें हो जाएगा आपका उपसर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा आपके उपसर्ग का अर्थ, और यहाँ हो जाएगा आपके उपसर्गों के बने हुए शब्द, या आप कह सकते हो उनको उदाहरण। जिसे हमने सबसे पहले मान लीजिए एक उपसर्ग हमारा है अति, अति उपसर्ग जिसका अर्थ होता है अधिक। इससे यदि हम शब्द बनाते हैं तो यह संधि के अंदर होता है अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, अतिसार, अत्यंत, अत्यंत हाँ, और एक होता है अत्यल्प। इस तरह से आप और भी शब्द बना सकते हो, अत्यावश्यक। दूसरा मान लीजिए उपसर्ग है हमारा अधि, जिसका अर्थ भी वही अधिक होता है, ज्यादा होता है, अधिक। वही इसके उदाहरण बनाएंगे तो अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष अध्यक्ष, अधि आय अध्याय, अधि अयन अध्ययन, अध्ययन, अधि आदेश अध्यादेश। सिंपल में आप अधिकार बना सकते हो, अधिपत्य बना सकते हो। इसके बाद अपि, जिसका अर्थ होता है भी। इससे ज्यादा शब्द नहीं बनते दोस्तों, इससे अपितु। अपने हिंदी में अधिकतर यही शब्द यूज किया जाता है, संस्कृत में ये शब्द होता है लेकिन अपनी हिंदी में नहीं होता है। और एक और होता है अपिधा, बट सबसे ज्यादा अपने हिंदी में यही शब्द काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है अभी, चौथा है अभी, जिसका अर्थ होता है सामने। अभ्यागत, अभी आगत, अभ्यास, अभिसारी, और अभ्युदय। अभी उदय, अभी सारी, अभी या आस, अभी आस और अभी आगत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पांचवा अप, जिसका अर्थ होता है बुरा। सिंपल शब्द अपशकुन, अपकीर्ति, अपमान, अपशकुन, अपकीर्ति, अपमान, अपयश। सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा कठिन नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे, अनु, जिसका अर्थ होता है के पीछे या पीछे। नेक्स्ट इसके उदाहरण जैसे आपने अनु प्लस अय अन्वय, अनु प्लस ईक्षक अन्वेक्षक, अनु प्लस सार अनुसार, और अनुएषण अन्वेषण। सातवां आपका है अव, जिसका अर्थ होता है बुरा, अवमानना, अवकाश, अवहेलना, अवनति। नेक्स्ट आ, जिसका अर्थ होता है तक, आमरण, आजन्म, आदान, आयात, आदेश भी इसी का होता है। जिसका अर्थ होता है आगे, प्रहार, प्रकाश, प्रभाव, प्रदेश। नेक्स्ट है प्रति, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। उदाहरण भी बन जाएगा ये, प्रत्येक, प्रतिपल,
प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन, इस तरह से ये आपके 10 उपसर्ग यहाँ तक हो चुके हैं। सिंपल है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। आपके दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो पहले डेफिनेशन मिल जाएगा, यहाँ से दो तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको ये दे दिया जाएगा कि अति उपसर्ग से आपको दो शब्द बनाने, तो आपको अत्यधिक और अतिसार, अत्यंत, अत्यल्प, इनमें से कोई से भी दो शब्द लिख देने। यदि आपके पास ये वाला शब्द आ गया तो आपसे कहेगा कि इसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग करो। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इसमें से अति निकालना है। अति उपसर्ग है और अधिक मूल शब्द है, अति उपसर्ग है और अधिक मूल शब्द है, इस तरह से आपको बताना है। तो ये 10 उपसर्ग तक हमारा काम कंप्लीट है। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब आपके कौन कौन से उपसर्ग रह गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। थोड़े छोटे लिखने पड़ेंगे दोस्तों, दिख नहीं पाएंगे आपको, इसलिए मैं एक एक के साथ एक एक लिखता जाऊंगा। एक तो बच रहा है आपका परि, सु, परा। परि का अर्थ होता है चारों ओर। उदाहरण बनेंगे पर्यंत, परिअंत, पर्यंत, परिआवरण, पर्यावरण, परिवार, 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 परिआय, पर्याय। सु का अच्छा होता है अर्थ स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, सु प्लस आगत, स्वागत, सुमन, सु अवसर, विपरीत इसका अर्थ होता है पराजय, पराकाष्ठा, पराभव, पराभूत। ये यहाँ पर आपका रे है ऊपर। चलो 15, 16, 17, 18, 19 तक पढ़ लेते हैं। सम, समान के सामने हो सकता है इसका अर्थ। समक्ष, सम्मान, संविधान और संचय। नि बुरा या निषेध के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, निषेध के अर्थ में, वैसे नहीं निका। न्याय, नि प्लस आय, निठल्ला, नि और ठाला से बनेगा। नियत्था, नि और हाथ से बनेगा। निकम्मा, नि और काम से बनेगा। निर, ये इसके अर्थ है निर, इसका भी वही निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निषेध के अर्थ में, इन चारों का निषेध के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। निर्जन, निर्धन, निर्बल, निर्गमन, निश्चय, निष्कपट, निसंतान, निस्तेज, दुशासन, दुश्शील, दुशासन,
दुस्तर, दुष्कर्म, दुर्जन, दुर्बल, दुरात्मा, दुरीश्वर, दुष् प्लस शील, दुष् प्लस शासन, दुष् प्लस तर, दुष् प्लस कर्म, दुर प्लस जन, दुर प्लस बल, दुर प्लस आत्मा, दुर प्लस ईश्वर। और इसके बाद में अपन नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही क्वेश्चन सेम उसी तरह से पूछा जाएगा, इसका चारों ओर लिखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। 3 उपसर्ग और हमारे बच रहे हैं संस्कृत के। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए 19 के बाद में 20 आपका आ जाएगा उप, जिसका अर्थ होता है छोटा। 21 आ जाएगा आपका वी, जिसका अर्थ होता है विशेष। और एक आ जाएगा आपका उत या उद कह सकते हो आप, जिसका अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। उपकार, उपमान, उपदेश और उपहास। वी से बनाए तो व्यय, व्यय, विकार, वी अस्त व्यस्त, वी आकरण, व्याकरण। दोस्तों वी आकरण में 2 शब्द भी है, वी आकरण, लेकिन वी आकरण यहाँ पर नहीं पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे, वी तो उपसर्ग है और आकरण आपका मूल शब्द है। यहाँ पर उत से बना लो उत्खनन, उत्सर्जन, उद्भव, उदाहरण, उत आहरण, उत आहरण, उदाहरण। तो इस तरह से ये आपके संस्कृत के जो उपसर्ग है वो हमारे समाप्त हो चुके हैं। संस्कृत के उपसर्ग अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आपके हिंदी के उपसर्ग दोस्तों। आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, बाद में फिर बात करेंगे अपन 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ तक के उपसर्ग कंप्लीट हो चुके हैं। संस्कृत के उपसर्ग हमने पढ़ लिए हैं। हिंदी के उपसर्ग, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग जो विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं उनको हम इसके बाद में एक उपसर्ग की तरफ प्रयुक्तव्य और आएगा, इनको हम पढ़ेंगे अगली क्लासों में। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे बार बार यही बात कहूँगा कि आपके एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है और आपको जमकर के तैयारियां करनी है। ये नहीं सोचना है कि यार अभी तो 1 महीना पढ़ लेंगे, क्योंकि समय इस तरह से अगर आपने सोच लिया तो समय निकलता जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, याद रखिएगा। समय हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम समय के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। समय उनकी कदर करता है जो समय की कदर करते हैं, जो समय की कदर नहीं करते समय उनकी भी कदर नहीं करता है। इसलिए आपको याद रखना है कि आपके एग्जाम जो है वो बिल्कुल सिर पर है और डट के तैयारियां करनी है। सब अच्छे नंबरों से पास होंगे ऐसी मेरी आशा है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अगली क्लास तक के लिए लेता हूँ आप सबसे अलविदा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम एक और अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।